गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास आप लोग चैप्टर नंबर 4 जो है बायो का इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, वो आप उसको लर्न कर रहे हैं। आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बिकॉज ये जो इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप चैप्टर है, अभी तक आपने इम्यून सिस्टम का जो भी टॉपिक पढ़ा है वो सब चीज़ें आप लोगों की शायद सुनी हुई तो होंगी। हाँ, ये नहीं सुना होगा शेप भी होती है क्या, या इनका कोई डिस्ट्रक्शन प्रोसेस भी हमारी बॉडी में होता है क्या, बट ये जरूर सुना होगा कि एंटीजन तो एंटर होते हैं, एंटीबॉडीज़ उनको किल करती हैं। नहीं सुना तो कोई ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सुना ही है यार, सुना नहीं, मैम तो बोल रही सुना होगा, कब सुना होगा हमने, कोई ना। अब सुन लिया आपने कि एंटीजन एंटर होते हैं और एंटीबॉडीज़ उनको किल करने का काम करती है। अब क्या, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो अब क्या है, अब है टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। गेम खेलते हो, सभी खेलते होंगे। गेम्ड। आपकी बॉडी के अंदर 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें गेम्ड के नाम से आप लोग लर्न कर सकते हो। इसमें स्पेशली वाई का जो आपका जी है वो गामा है, जो ए है वो अल्फ़ा है, एम जो है वो म्यू है, ई जो है वो क्या है, ई के लिए हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन लिखा जाता है। इसके बाद में और जो डी बचता है आपका वो डी है डेल्टा। तो इन सभी के नेम दैट इज़ गामा, ठीक है। फिर इसके बाद में गामा के बाद में जो जी के बाद ए दे रखा है उसका मतलब अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा, इलिप्सन। ओके, तो ये हो गई आपकी 5 तरीके की एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ जो है हमारी बॉडी में क्यों होती हैं, फंक्शन क्या करती हैं, वो एक टॉपिक अलग से बनता है। एप्सिलॉन, दैट इज़ एप्सिलॉन, मैं यही सोच रही थी, एप्सिलॉन। ये आपके 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ हो गई। अब इनमें आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, ये 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ जो हैं ये डिफरेंट प्रोसेसेस कंप्लीट करती हैं। जैसे आप लोगों से अगर क्वेश्चन आता है द मोस्ट एब्यूडेंट एंटीबॉडी, सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में मिलने वाली एंटीबॉडी कौन सी, दैट इज़ आईजीजी। फिर इसके बाद में पूछा जाए एंटीबॉडीज़ विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आपकी बॉडी में एंटर हो जाती है, वो कौन सी है। सबसे पहले हम जो प्लेसेंटा वाला टॉपिक है कि प्लेसेंटा के अंदर, जैसे क्वेश्चन है सेकंड आपका एंटीबॉडीज विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा दैट इज ऑल्सो आईजीजी, तो एविडेंटली जो मिलती है वो जो प्लेसेंटा के थ्रू आ रही है, यानी मम्मा की प्लेसेंटा जो होती है उसके थ्रू आपकी बॉडी में आती है, वो भी जी होती है। फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन दी रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन, सबसे पहली एंटीबॉडी जब एंटीजन के एंटर होते हैं जो आपकी बॉडी में बनती है दैट इज योर आईजीएम, उसके बाद आईजीजी बनती है। और उसके बाद में है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर मिल्क, मम्मा के मिल्क से जो मिलती है 6 मंथ तक, वो आईजीए होती है। एंड ये सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर विटल इम्यूनिटी क्रिएट करती है, बहुत सारी इम्यूनिटी आईजीए से मिलती है। एंड एंटीबॉडीज वर्क्स इन द एलर्जिक रिएक्शन दैट इज आईजीई। तो यानी 5 तरीके के एंटीजन हो गए हैं आपके पास में, जिसे गेम्ड के नाम से आप याद रख सकते हैं, दैट इज गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा और इसका आपको ई ही याद रखना है, एप्सिलॉन। तो इनको लिखा जाता है आईजीई, आईजीडी, आईजीजी, आईजीएम और आईजीए। सबसे पहला क्वेश्चन, मम्मा के मिल्क से मिलने वाली यानी मिल्क कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट होती है, मिल्क कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट होती है और गिव विटल इम्यूनिटी
इम्यूनिटी, किसी बच्चे को बर्थ के टाइम पर जो बहुत सारी इम्यून पावर मिलता है वो IgA जो मम्मा का दूध पीने पे मिलता है 6 महीने तक, कहते हैं ना 6 महीने तक मम्मा का दूध बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग जो कोलेस्ट्रॉल येलो दूध या पतला दूध आता है वो बिकॉज उससे आपको बच्चे में क्या जाती है, एंटीबॉडी A जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन A जाता है। IgM और IgG, IgG के 2 पॉइंट हैं, एक तो एब्यूडेंटली प्रेजेंट होती है, ठीक है, बहुत सारी, या आप लिख सकते हैं प्रेजेंट इन मोर या मैक्सिमम नंबर IgG। और फिर उसके बाद में comes from placenta, comes from placenta। मम्मा और बेबी जो होता है जब टमी में होता है बच्चा वॉर्म में, तो उसके नेवल और मम्मा की नेवल यानी नाभि से ना एक रॉड जुड़ी रहती है, कॉर्ड जुड़ी रहती है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो मम्मी की प्लेसेंटा के थ्रू जो बच्चे की प्लेसेंटा अटैच हुआ हुआ प्लेसेंटा है उसके थ्रू जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी उसे मिल रही है वो है IgG। अब IgM कौन सी है? फर्स्टली फॉर्म्ड आफ्टर एंटीजन, एंटीजन के आते ही जो सबसे पहले बनने वाली जो इम्यूनिटी होगी वो IgM होगी, और जो सेकंड बनेगी वो IgG होगी। IG तो है ही, बट एंटीबॉडीज़ के आते सबसे पहले उसको IgM यानी कि इम्यून का ख़त्म करने की कोशिश करती है, फिर IgG आ जाती है साथ में, ठीक है। फिर आती है IgD डेल्टा। IgD जो है और IgE जो है, हर पर्सन के अंदर, जैसे हम मिल्क कोलेस्ट्रम हो गया, फर्स्टली मेड इम्यून सिस्टम हो गया, इसके बाद में जो IgD है ये बहुत सी जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने में काम करती है, मास्ट सेल को ख़त्म करती है। लास्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन रिएक्ट करता है? एलर्जिक रिएक्शंस को ख़त्म करने के लिए प्रेजेंट होती है फॉर एलर्जिक रिएक्शन। किसी को एलर्जिक रिएक्शन है उससे प्रोटेक्ट करने का काम IgE करेगी, और ये सिर्फ स्पेशली काम आएगी बैक्टीरियोफेज या कोई मास्ट सेल या कोई बाहर से पैथोजन ऐसा एंटर हो रहा है जो बैक्टीरियोफेज आप लोग अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकती मैं आपको, बिकॉज ये 11th बायो का टॉपिक है और आप लोगों को अभी नहीं पढ़ा सकते हैं, बहुत लेंथी टॉपिक है। बस इतना याद रखिए कि बैक्टीरियोफेज अगर कोई सेल आपकी बॉडी में एंटर हुआ है तो उसको किल करने के लिए डेल्टा काम आता है, बाकी इससे IgD से कोई क्वेश्चन नहीं क्रिएट होगा। क्वेश्चन आएगा एक तो इसका कि फर्स्टली कौन फॉर्म होती है, M फॉर्म होती है, सबसे ज़्यादा काम कौन करती है IgG। प्लेसेंटा से कौन आती है IgG आती है, मिल्क से कौन आती है IgA आती है, एलर्जी के लिए E आती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। अब ये सारी अपना अपना काम कर रही हैं, तो फिर और क्या होगा, सबने अपना अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो आगे क्या है, आगे आपका टॉपिक गिवन है इन एंटीबॉडीज़ के फंक्शन के बाद में कि हमारी बॉडी में 5 ही तरीके की एंटीबॉडीज़ जो हैं इनका होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो आगे आने वाले एंटीजेंस को क्या कर सके, किल कर सके, ठीक है। अब इसके बाद में और टॉपिक जो है वो क्या है हमारा, इसके बाद में एंटीबॉडीज़ के बाद में हमारा टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बाद में कि आखिर ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन कैसे करता है और RH फैक्टर क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बाद में एक टॉपिक बचता है RH फैक्टर। कभी सुना है RH फैक्टर क्या है, या कभी आपने उनका प्रोसेस सुना हो? आप लोगों ने ये तो सुना होगा, खुद का ब्लड ग्रुप तो सुना हुआ होगा कि आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है। कई जने कहते हैं हमारा तो B पॉजिटिव है, कई जने कहते हैं हम O नेगेटिव हैं। तो टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम जो है या टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ और एंटीजन जब आप पढ़ चुके हो, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था इसमें, आप लोगों ने चैप्टर का नेम क्या लिखा था, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप जो है उस टॉपिक के बाद में इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड टाइप, मतलब ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती हैं। मैं आप लोगों को ये पहले भी एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर ये एंटीबॉडीज़ के टाइप के बाद का टॉपिक है, यानी एंटीबॉडीज़ वाला इम्यूनिटी वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेंगे हमारा ब्लड ग्रुप का टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। थोड़ा बहुत अभी हम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में होगा, बिकॉज ज़्यादा डिटेल में अगर एक साथ पढ़ लेंगे
तो फिर एक लेक्चर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार मैम इतना समझा देती है, कुछ समझ नहीं आता लिखना क्या है पढ़ना क्या है ना। कई बच्चे कर रहे होंगे ऐसा कि यार ये ऑनलाइन क्लासेस ने दिमाग ख़राब करा है, इतने तो नोट्स लिखो उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करो, बहुत दिक्कत आने वाली है हमारे को। ब्लड क्या है ये? रेडिश लिक्विड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं उन्हें पता है नीलम मैम इतना नहीं लिखती है, बट अभी आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसमें जो आपको दिक्कत आ रही है, मैंने सुना कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादातर टीचर्स से ये प्रॉब्लम आ रही है कि टीचर्स बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, हम लिखें कैसे? टीचर जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है? फिर टीचर वही लैंग्वेज जो बोर्ड पे लिख रहा है वही लैंग्वेज वो आपको बोल रहा है, तो अच्छे से है ना ईयरफोन लगाना, लीड जो आपकी आती है मोबाइल के साथ वो लगाइए, हेडफोन लगाओ, टीवी में चलाओ, उसे पॉज करो, सुनो, लिखो। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वही चीज़ मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। बट हमको पका पकाया खाना है कि बोर्ड पे जो लिखा है छापेंगे, सुन के कौन लिखेगा? सुन के पॉज करो, फिर 2 मिनट मैम पॉज पे रहेगी, फिर हम उस लाइन को फिर हम करें। अरे मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा। पका पकाया खाने से कोई मतलब नहीं है कि बोर्ड पे लिखा हुआ छपा हुआ मिल रहा है, चलो छापो जल्दी जल्दी। रेडिश कलर का एक लिक्विड ब्लड कहलाता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। जो भी चीज़ आप खाओगे, जो भी चीज़ आप पियो, कुछ भी कर रहे हो, बॉडी में जो भी जा रहा है उसको डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने के लिए, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में एक रेड कलर का लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? हम कहते हैं उसको ब्लड, रक्त। खून का बहना क्यों जरूरी है? अगर मैं कहूँ, आप लोगों ने कभी सुना है, आप लोगों का ऐसे कहते हैं इसका खून बहुत गाढ़ा है और इसका खून बहुत पतला है, कहते हैं ना। खून क्या है? उसके अंदर एक प्लाज्मा होता है और एक प्रेजेंट होती है सेल्स। तो जो प्लाज्मा होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है पानी। क्या प्रेजेंट होता है? पानी। अब अगर प्लाज्मा की परसेंटेज ही किसी के ब्लड में कम है, उसमें वाटर परसेंटेज ही नहीं है, तो जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी थिक हो जाती हैं, या जो ब्लड होता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, गाढ़ा हो जाता है, बहुत विस्कस हो जाता है और वो दिक्कत देना शुरू करता है। कोलेस्ट्रॉल का बहुत आप ऐड देखते होगे, जब ऑयल और घी का ऐड आता है तो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, मोटापे के ऐड पे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। कोलेस्ट्रॉल क्या है? चिकनाई है। क्या है? चिकनाई। नॉर्मल वर्ड्स में समझा दूँ, जो आपके ब्लड में के थ्रू जा रही है और जिस ऑर्गन में उसे सेफ होना है वहाँ जाके वो सेफ हो जाती है। जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट में ओबेसिटी पढ़ा था कि टमी पोर्शन के ऊपर वो इकट्ठा होना शुरू होती है, बेली पोर्शन बढ़ जाता है और बहुत बैला बन जाता है बेली से, और वो बहुत मोटे हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? ओबेसिटी कहलाती है। ये कैसे गया भाई? खाया तो हमने स्टमक में था, वो तो अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक में चल रहा था, फिर ये स्किन पे कैसे स्टोर होना शुरू हो गया? ब्लड के थ्रू। ब्लड हर चीज़ को लेके जाता है, लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चिकनाई खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा एज इट इज़। अगर प्लाज्मा पानी कम पी रहे हैं तो फ्लूइडिटी भी गाढ़ी होना शुरू हो जाती है, ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, जिस रीज़न से वो जो आपकी नसें हैं उनके बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सुना हार्ट अटैक है, जैसे कि उसको अटैक आ गया, या उसके कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया, कोई पर्सन का कोई पार्ट है बॉडी का वो पैरालाइज्ड हो गया, तो ये सारे रीज़न जो है ना ये ज़्यादातर ब्लड बनाता है। कि ब्लड जो है ना अगर गाढ़ा होकर रुक गया, मैं कहूँ हाथ फिंगर है, मैंने आज एक रबर बैंड लगा लिया और बहुत टाइट कर दिया और मैं उसको भूल गई, छोड़ दिया, दर्द होगा, नीली पड़ जाएगी और फिर ये फिंगर काम करना बंद कर देगी। क्यों? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन आपने रोक दिया था, बेचारी उंगली को ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाई, सांस ही नहीं ले पाई, और सांस नहीं ले पा रही तो कुछ भी अगर आपकी बॉडी में ले जाना है या बॉडी पार्ट से लेके आना है तो काम सिर्फ कौन करेगा? ब्लड। तो आपकी बॉडी का ट्रांसपोर्टर जो है वो कौन है? ब्लड है। ये ट्रांसपोर्ट करता है हर सब्सटेंस को। ये एक रेड कलर का लिक्विड होता है और ब्लड जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट करता है आपका। फिर जो ब्लड है इसके 2 पार्ट स्टडी किए जाते हैं। प्लाज्मा और कार्पसेल्स पढ़ना चाहते हो तो वो, नहीं तो सेल्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लाज्मा कितनी चीज़ों से मिलके बनता है? 2 से।
90 से 92% तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, वाटर, और बाकी 8 to 10% इसमें क्या प्रेजेंट होता है, 8 to 10% इसमें प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स या अदर सब्सटेंसेस जो भी हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। अभी 3 तरीके की सेल हो गई, जिसमें से WBC हम अभी हमारे इम्यून सिस्टम में प्रॉपरली पढ़ चुके हैं कि WBCs क्या होती हैं। अगर हम RBCs को देखें तो हमारे बॉडी के अंदर रेड कलर का एक लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, और रेड कलर का जो लिक्विड है वो किस रीज़न से, बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। सुना हुआ है सबने हेमोग्लोबिन? नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ कि अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाओगे तो वहाँ उस जो आपको डॉक्टर देगा ना आपकी पर्ची कि भाई आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर हेमोग्लोबिन लिखा होगा। जिसका हेमोग्लोबिन बहुत कम है उसको खून चढ़ा देते हैं लोग, और उनके ब्लड का कलर जो होता है वो रेड नहीं होता, ज़्यादा नहीं, रेड तो होता है, ऐसा नहीं सफ़ेद हो जाएगा, बट उसका जो खून है वो पतला सा और उसको बहुत वीकनेस रहती है। तो हेमोग्लोबिन जो है वो RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स खुद कैरी करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में कि RBCs के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ये एक तरीके का जो ब्लड कार्पसल्स होती हैं या ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये 45% लिक्विड मीडियम बनाती हैं। ब्लड का 45% भाग जो है वो तो कौन बना रही है, सेल्स बना रही हैं, और बाकी का जो पार्ट है वो कौन बना रहा है, प्लाज्मा बना रहा है। जैसे RBCs में है रेड ब्लड सेल्स या कार्पसल्स कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन गैसेस को ट्रांसपोर्टेट कराती हैं। फिर WBCs के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर सेल्स की तरह बिहेव करती हैं, और प्लेटलेट्स जो हैं क्या कराती हैं, ये आपके ब्लड की क्लॉटिंग करती है। तो 3 हो गई। RBCs जो है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कंटेन हेमोग्लोबिन। आप लाइन पूरी लिखी नहीं तो कहेंगे कि मैम सिर्फ बोल रही थी, लिखवाया नहीं। कंटेन हेमोग्लोबिन और ट्रांसपोर्ट क्या करवाती हैं, ट्रांसपोर्ट गैसेस। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, गैसेस। 120 डेज़ का इनका लाइफ स्पैन होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। मैं पहले भी शायद आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में इसको पढ़ा चुकी हूँ, है ना, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। WBCs सोल्जर सेल्स होती हैं, यानी पैथोजन से फाइट करती हैं, बचाती हैं आपको डिजीजेस से। और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, यानी खून का थक्का जमाती हैं, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और सोल्जर सेल्स WBCs और गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जो हेल्पफुल सेल्स हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं RBCs। अब अगर ब्लड में दोनों ही तरीके का पार्ट प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कितने तरीके के होने चाहिए, ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो आपके 4 तरीके के हैं, AB और O, AB एंड O। तो RBCs जो होती हैं इसके अंदर सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होता है, RBCs पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं AB एंटीजन और RH एंटीजन। RBC एक सेल है, डिस्क की जैसी होती है, ये पतली सी सेल्स दिखाई देती हैं ब्लड में। इनमें 2 तरीके के एंटीजन होते हैं, AB एंटीजन और RH एंटीजन। AB एंटीजन जो होता है वो तो ब्लड ग्रुप को डिफाइन करता है, ABO ब्लड ग्रुप को, और RH एंटीजन जो होता है ये बताता है कि ब्लड पॉजिटिव हो आप या कि नेगेटिव हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पार्टिकल या एंटीजन ब्लड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द ग्रुप्स। उसमें एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं इसके बेसिस पे ग्रुप में कैटेगराइज कराया जा सकता है ब्लड को, कि ब्लड जो है उसको कितने पार्ट में हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है कि कैटेगराइज कितने ग्रुप्स में कर सकते हैं, जैसे A ग्रुप हो गया, B हो गया, AB हो गया और O हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो आपका ब्लड ग्रुप है उसको। तो हम ब्लड के अंदर ब्लड ग्रुप किसे कहेंगे, RBCs contain
एंटीजन ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस, खुद की सरफेस पे जो ब्लड होता है उसके आरबीसीज जो हैं, जैसे ये आरबीसी सेल है तो इसकी सरफेस पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो एंटीजन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, AB एंटीजन और RH एंटीजन। RH अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले अपन ये ब्लड ग्रुप पढ़ लेते हैं। एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे देखा जाए तो ये तो शो करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अगर प्रेजेंट होगा RH तो पॉजिटिव होंगे और नहीं होगा तो वो नेगेटिव होंगे, जबकि इनके बेसिस पे शो करता है ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप। अब ये एंटीजन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, इसके बेस पे ये ABO जो है कैटेगराइज किया जा चुका है। इसको हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं बच्चों? 4 पार्ट में। सबसे पहला है ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। RH पे नहीं जा रहे अभी अपन, पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको नहीं बता रही हूँ अभी, मैं सिर्फ आपको ब्लड ग्रुप में एंटीजन की प्रेजेंस और ये बता रही हूँ। जो ब्लड ग्रुप A वाले हैं, A पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो होता है, ये एंटीजन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे B, इस पे होता है A, इस पे होता है AB और O जो है इस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चंस अब आएंगे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, वो थोड़े से शायद आप लोगों ने अगर 8th में पढ़ा होगा, 8th में भी ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक था और उसमें भी आप लोगों ने AB और O ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पढ़ा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव RH फैक्टर जो है वो आपके 10th में आया है। अब आपने AB और O पढ़ा हुआ है, इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन पुट होते हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो ब्लड सेल्स हैं उस इंसान की, उस पर्सन की, उनमें आरबीसीज जो हैं, अगर उसके ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप A हो गया, B एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B होगा उसका, अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप AB होगा, और अगर O प्रेजेंट है तो सॉरी उस पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है एंटीजन तो ब्लड ग्रुप O काउंट होगा। अब ये कैसे, क्या क्वेश्चन क्रिएट होने चाहिए, ये क्वेश्चंस जो हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी अपन ने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ। उन क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बना बताइए? अपन ने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? लेक्चर नंबर 8 जो है इसमें हमने क्या पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था, अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में ब्लड की वाटर की परसेंटेज कितनी है? राइट द परसेंटेज, राइट द परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स इन ब्लड, कितनी थी? 45। थर्ड क्वेश्चन क्या बनना चाहिए? व्हाट दी RH फैक्टर डिफाइन फॉर ब्लड, ब्लड क्या डिफाइन करता है? ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव। और लास्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बनेगा? राइट दी एंटीजन प्रेजेंट ऑन AB and O ब्लड ग्रुप।
ओके, ये 4 क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। कॉपी में करने के बाद में आप एक बार जो मैंने आपको ब्लड ग्रुप के लिए समझाया वो एक बार आप पढ़िएगा, फिर क्वेश्चंस करिएगा, बिकॉज जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी या जो मैं एक्सप्लेन करूंगी वो इन्हीं से रिलेटेड होगा, ठीक है। बट तब तक के लिए आप लोगों को कहाँ रहना है, अपने घर पे रहना है, प्रॉपरली टाइम टू टाइम हैंड सैनिटाइज करने हैं और साथ में ही हैंड वॉश करो हर थोड़ी देर में, ताकि आप लोग प्रोटेक्ट रहो। तो प्लीज़ घर पे रहो, सेफ रहो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।